नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजभवन में पुष्प प्रदर्शनी में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सैनिकों और लोक कलाकारों से मुलाकात की। वहीं उन्होंने राजनीतिक चर्चा करते हुए कहा कि उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता का भरपूर सहयोग मिला है। वहीं उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं के उत्तराखंड आगमन को लेकर कहा कि बड़े नेताओं के सहयोग से पार्टी को मजबूती देने का काम किया जा रहा, इसलिए पार्टी के बड़े नेता राजधानी देहरादून पहुंचे हैं। उन्होंने चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तस्वीरें साफ करते हुए कहा कि आने वाले समय में पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो मान्य होगा। हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से और हमारे परिणाम सब हमारे पक्ष में आने वाले हैं। सर, आप कल कहाँ रहने वाले हैं आप? अभी ये देखते हैं कल कैसी परिस्थिति बनती है और चूँकि वो जैसे भी संगठन की व्यवस्था होगी उसके आधार पर। नहीं, देखिए, मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी, मैंने कोशिश करी है कि उस पर मैं खरा उतरूं, उस पर जितनी मेरी क्षमता है, योग्यता है उस। वहीं प्रचंड बहुमत का दावा करते हुए उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि हम आश्वस्त हैं, हमें पूरा बहुमत मिलने जा रहा। हमारा कोई भी सी प्लान नहीं है। हां, लेकिन कई वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया। उनका सहयोग हम उत्तराखंड सरकार को बढ़ाने और उत्तराखंड की राजनीति के लिए भी लेंगे। हम कांग्रेस के अलावा उन दलों और उन व्यक्तियों का सहयोग केवल जीतने या हारने के लिए नहीं, बल्कि उत्तराखंड को बनाने के लिए लेंगे। सुनिए। बस सबको काउंटिंग की प्रतीक्षा है और कांग्रेस जन तो बहुत ही उत्सुक हैं। लोगों को लग रहा है कि अभी शुरू हो, हम काउंटिंग हॉल में जा कर के बैठ जाएं, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से आशावान है कि नतीजा उसके पक्ष में जा रहा है। वो मेरे छोटे भाई हैं, उनके साथ मेरी कोई तुलना नहीं। मैं उनके खिलाफ, मैं तो भाजपा से लड़ रहा था, मैं तो एक सैद्धांतिक वो था। मैं उत्तराखंड के लिए, बल्कि मैं किसी के खिलाफ भी नहीं लड़ रहा था। मैं तो उत्तराखंड के की जो अपनी कुछ सवाल थे, उन सवालों को हल करने की इजाज़त चाहता था उत्तराखंड के लोगों से। और मुझे लगता है कि उन मामलों को जो है, हमारे जो प्रतिज्ञा पत्र में भी है, हमारे घोषणा पत्र में है, उसको लोगों ने अपनी मुहर लगा दी है। वो दायित्व तो हमको सौंप दिया है, तो हमको पूरा बहुमत मिलने जा रहा है। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। हमारा कोई बी प्लान सी प्लान नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, कुछ लोकतांत्रिक शक्तियाँ हैं, कुछ हमारी ही पार्टी के बहुत अच्छे लोगों को हम किसी कारणवश टिकट नहीं दे पाए हैं। वो लोग हैं, यदि उनमें से कुछ जीत के आते हैं तो चाहे वो लोकतांत्रिक राजनीतिक दल हों या कुछ हों, उनका सहयोग हम सरकार चलाने में भी लेंगे और आगे की राजनीति भी, उत्तराखंड की रचनात्मक राजनीति को आगे बढ़ाने में भी लेंगे। हम उन दलों का सहयोग केवल जीतने हारने या उन व्यक्तियों का सहयोग केवल जीतने हारने के लिए नहीं ले रहे हैं, हम उत्तराखंड बनाने के लिए ले रहे हैं। क्योंकि भाजपा जैसे लोगों के हाथ में उत्तराखंड भविष्य में न जाए, ये सुनिश्चित करना भी हरीश रावत जैसे लोगों का ही कर्तव्य। 10 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने वाले हैं। वहीं प्रत्येक दल अपनी अपनी जीत के लिए दावे कर रहे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस 40 से 45 सीट या इससे भी अधिक सीट प्राप्त करेगी, क्योंकि इन्हें जहां पर लग रहा था कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर है, अब वहां की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। वहीं प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के गणेश गोदियाल ने दावा किया कि बीजेपी 20 से 22 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। देखिए, परंपरा वाली बात नहीं होती। सरकारों को डिलीवरी करना होता है और इस प्रकार जो इस 5 साल में सरकार ने बहुत ही बुरी स्थिति रखी इस प्रदेश की, प्रदेश बदतर स्थिति में होता चला गया। तो ये निश्चित है कि इसमें सरकार परिवर्तन होना है। लोग बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। और मैंने कल एक बात कही, आज इसको दोहराना चाहता हूं कि आज जबकि मतगणना को उसकी शुरुआत होने में करीब 20 घंटे का समय बाकी है, ऐसे समय में मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारी पार्टी 43 से 45 सीटों के बीच जीतकर इससे भी आगे बढ़ सकता है। क्योंकि मुझे ऐसी सीटों का समाचार मिल रहा है कि जहां हम ये मान रहे थे कि हम कमजोर हैं,
लेकिन वहां से भी ये समाचार आ रहे हैं कि हम वहां मजबूत स्थिति में हैं। तो ऐसी स्थिति में हम 45 के आंकड़े को भी पार कर सकते हैं, मेरा पूरा विश्वास। देखिए, रिजल्ट तो मशीनों में बंद है, लेकिन ये ओपन बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास नहीं है कि वो चुनाव जीतेंगे। उनके अपने अंदर के सर्वे में वो 20 सीटों से ऊपर क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति, आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग भी सब जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या। लालकुआं एग्जिट पोल पर आधी खुशी जताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री गोपाल रावत का कहना है कि रुझान कांग्रेस के पक्ष में आए हैं, लेकिन पार्टी को अनुमानों से ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे तो एग्जिट पोल के आंकड़े देख अभी खुश हो सकती है, लेकिन 10 मार्च को मतगणना के बाद कांग्रेस ही विधानसभा में बहुमत के साथ खड़ी दिखाई देगी। कांग्रेस नेता गोपाल रावत ने कहा कि एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल ही होता है, हमें जनता के मन, भावनाओं और रुझान का बेहतर पता है। जनता ने इस बार परिवर्तन और कांग्रेस के लिए वोटिंग की है। 10 मार्च को ही जो नतीजे आएंगे वो कांग्रेस पार्टी के दावे के अनुरूप ही होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लोगों ने अभी तक जिस प्रकार से उत्तराखंड में बेरोजगारी, गरीबी, तेल इत्यादि बहुत कुछ, सड़कें, बहुत कुछ इस प्रकार से है कि जो उत्तराखंड में अभी भी भली भांति रूप से जनता को नहीं मिला है। तो उन्हें पूर्ण रूप से हरीश रावत जी पर विश्वास है कि ये आएंगे तो विकास, ये उत्तराखंड का चौमुखी विकास करेंगे। तो मेरा आदरणीय परम पूज्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से आग्रह है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को ही आप बनाएं। उत्तराखंड में कांग्रेस बहुमत के साथ में मतदान हुआ है और हरीश रावत जी उत्तराखंड में को मुख्यमंत्री बनाना। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम 10 मार्च को आने वाले हैं। वहीं मतगणना से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों के बयान सामने आ रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आगामी परिणामों को लेकर कहा कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा का अंत होगा और 4 धाम 4 काम की शुरुआत होगी। साथ ही उन्होंने राज्य की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि कल विकास की शुरुआत होगी। सुनिए। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा का अंत होगा और 4 धाम 4 काम की शुरुआत होगी। और जैसा हमने अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में और इलेक्शन से पहले जो बातें कही, उसको लागू करने का, महंगाई को अंत करने का, बेरोजगारी को ख़त्म करने की कल से उत्तराखंड में शुरुआत होगी। और मैं पुनः उत्तराखंड के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और आश्वस्त हूं मैं पूरी तरह से कि कल पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है। और उसका कारण ये है कि जिस तरह से मिसगवर्नेंस हुआ, जिस तरह से आज भी कुछ मीडिया चैनलों के माध्यम से लोगों को कंफ्यूज करने का प्रयास किया जा रहा है अलग अलग नंबरों का, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। उत्तराखंड के सभी लोगों ने 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा के विरोध में और 4 धाम 4 काम के पक्ष में भारी मत। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने में कुछ घंटों का ही समय बाकी है। वहीं सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद के 10 मार्च को विधानमंडल बैठक बुलाई जाएगी। फिलहाल बैठक की जगह अभी तय नहीं की गई है। हम चुनाव परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। कल जैसे ही चुनाव के परिणाम आएंगे, उसके बाद ये तय है कि विधानमंडल दल की बैठक होनी है। उसके बाद तो विधानमंडल दल की बैठक आहूत की जाएगी। अभी ये जगह तय नहीं हुई है कि कहां पर आहूत की जाएगी। विधानमंडल दल की बैठक जहां पर भी आहूत की जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में महज अब 1 दिन ही शेष है। मतगणना स्थल की तैयारी, सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल के चारों ओर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अधिकारी कोविड-19 का भी पालन करेंगे। मतगणना स्थल पर जो भी अधिकारी मौजूद रहेंगे, 24 घंटे पहले उनका RT-PCR B नेगेटिव रिपोर्ट आज आने पर ही उनकी तैनाती होगी। जीत के बाद विजय जुलूस निकालने पर भी जिलाधिकारी ने पाबंदी लगा रखी है। जिलाधिकारी ने कहा कि 9 तारीख को शाम 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक
कल 10 तारीख तक शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। देखिए 10 मार्च को काउंटिंग हो रही है और काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। तदुपरांत जो है ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी 8:30 ऑनवर्ड्स। काउंटिंग से संबंधित जो काउंटिंग पर्सनल के जो ट्रेनिंग है वो हमने 2 राउंड्स ऑफ ट्रेनिंग्स हमने कंप्लीट कर दी हैं और कल 1 राउंड का ट्रेनिंग और भी होगा। आज जो है एनकोर और पोस्टल बैलेट का यूक्रेन में फंसे छात्र अपने देश वापस लौट रहे। मैंगलोर से एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए 5 साल की छात्र 5 छात्र भी सकुशल अपने घर वापस पहुंच गए। छात्रों की सकुशल घर आने पर परिजनों ने राहत की सांस ली है। भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे सभी बच्चों को निकाला जा रहा है। यूक्रेन से निकलकर घर पहुंचे अरीब अंसारी के परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर वापस लौटे अरीब ने बताया कि वहां के हालात बहुत खराब हैं। एक वक्त में ऐसा लगा था कि शायद हम घर नहीं लौट पाएंगे। परिजन भी बहुत डर गए हैं। हम यूक्रेन से बॉर्डर पार कर सुरक्षित पहुंच गए थे। उसके बाद भारत सरकार ने हमें अपने वतन वापस लेकर आई। घर पहुंचकर परिजन बहुत खुश हुए। परिजनों ने भी बेटे के सुरक्षित घर पहुंचने पर राहत की सांस ली और भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। माहौल तो डर का है। सभी जानते हैं युद्ध में पैनिक फैलता है, डर फैलता है, लेकिन हिम्मत से काम लेने चाहिए सबको, सब बच्चों को जो भी फंसे हैं उनको भी। और हम निकले हैं, हम लोगों ने भी हिम्मत से काम लिया। हम लोग अपना बस की व्यवस्था की। इंडियन एम्बेसी को हम लोगों ने लोकेशन भेजी। जब हम लोग निकले उसके बाद हम लोग हंगरी बॉर्डर तक की बस की। वहाँ पे हम लोग रेलवे स्टेशन पे पहुँचे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से वीज़ा लग के हमें इमिग्रेशन होके हम लोग ट्रेन मिली। ट्रेन ने हम लोग को हंगरी पहुँचाया। शहर का नाम था जोहानी। फिर जोहानी से हम लोग को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेन एक स्पेशल चलाई गई थी जो सिर्फ फॉरेनर्स के लिए थी कि इन लोगों को एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाए हंगरी की कैपिटल में। तो हम लोग उस ट्रेन से कैपिटल में पहुँचे। वहाँ पे हम लोग को एक होटल मिला। खाने वाने की सब व्यवस्था हम लोग को वहाँ प्रोवाइड की गई। हम लोग वहाँ पे हंगरी में 3 दिन रुके। 3 दिन के बाद हम लोग का फ़्लाइट में नंबर आया। फिर हम लोग को एयरपोर्ट ले जाया गया। वहाँ से हम लोग की शाम की 6 बजे फ़्लाइट थी एयर इंडिया। उसने सुबह 10 बजे हम लोग को मुंबई उतारा। यहाँ पे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव खड़े थे, उत्तराखंड गवर्नमेंट के। इन लोगों ने फिर हमारी फ़्लाइट देहरादून जॉली ग्रांट की कराई और हम लोग को वहाँ पे उतारा। वहाँ पे देहरादून में उतरने के बाद वहाँ पे भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव खड़े थे, तहसीलदार खड़े थे हम लोग का वेलकम करने के लिए। उन्होंने पूछा कि कैसे घर जाएंगे, तो हम लोगों ने बताया कि हमारी फैमिली खड़ी है। उन्होंने कहा अगर फैमिली नहीं है तो हम लोग आपका अरेंजमेंट कराएंगे, हम लोग घर तक छोड़ के आएंगे। तो ऐसे ऐसे सफ़र रहा हमारा। अब हम घर आ गए हैं, अब सेफ़ फील कर रहे हैं। और जैसा इन्होंने बताया कि जितनी अच्छी व्यवस्था इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ उपलब्ध कराई, वहाँ से लेके और घर तक, तो अपनी सरकार, केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार दोनों का बहुत बड़ा एहसान है। मैं भारतीय सरकार को और उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद करता हूँ, आभार। उत्तराखंड के बाजपुर में प्रशासन ने मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि कोतवाल भूपेंद्र सिंह ब्रिजपाल ने मतगणना के उपरांत शांति व्यवस्था को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अराजकता फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने बताया कि अभी प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता का पालन कराना पुलिस की प्राथमिकता है, जिसके चलते लोगों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की जा रही है। बैठक का उद्देश्य था कि जो मतगणना के उपरांत जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जुलूस आदि की मनाही है, इसके संबंध में ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर साहबान के साथ मीटिंग की गई है। और जो कैंडिडेट
हमारे जो कैंडिडेट हैं विधायक के उसके कैंडिडेट हैं उनको भी हम पत्राचार कर रहे हैं कि ताकि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में कुछ ही घंटों का समय बचा है। इसके लिए बागेश्वर में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। निर्वाचन अधिकारी लगातार मतगणना स्थल का निरीक्षण कर रहे। आपको बता दें कि जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि मतगणना कार्मिक और प्रत्याशियों के अभिकर्ता अलग अलग मार्गों से मतगणना कक्ष में प्रवेश करेंगे। मतगणना कक्ष तक ईवीएम लाने और ले जाने के लिए अलग से रास्ते बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज हमने यहाँ पे इंस्पेक्शन किया है और दोनों विधानसभाओं में जो काउंटिंग की जो व्यवस्था होनी है, साथ साथ ही जो हमारा मीडिया सेंटर बनना है, पार्किंग के अरेंजमेंट्स होने हैं, ये जो हमारे पब्लिक कम्युनिकेशन रूम जो बनना है, ये सारी व्यवस्था का जो है जायजा आज हमने यहाँ पे आके लिया है। और लगभग हमारी जो है कंप्लीट तैयारियाँ ऑलमोस्ट हो चुकी है। एक सिर्फ जो फाइनल जो टच जिसे कहते हैं देना, वो अभी चल रहा है और ऑलरेडी मैंने डायरेक्शंस इशू कर दिए कि जो छोटी नटराज श्यामपुर बाईपास मार्ग पर योग नगरी रेलवे स्टेशन के सामने अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर दी गई भूमि को विभाग के वन बीट दीपक कैंतुरा ने अतिक्रमण हटाकर कब्जा मुक्त कर दिया है। बता दें कि बुधवार की सुबह वन विभाग की टीम शिकायत मिलने के बाद योग नगरी रेलवे स्टेशन के सामने अपनी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पहुंची। वन विभाग ने अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को तत्काल हटा दिया। वन विभाग के सामने अतिक्रमणकारियों की एक न चली। कुछ ही देर में वन विभाग के अधिकारियों ने आधा दर्जन अतिक्रमण को हटाकर वन विभाग की भूमि को कब्जा मुक्त करा दिया। दोबारा अतिक्रमण करने पर वन विभाग की टीम ने कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। आज वन विभाग की गश्त टीम द्वारा ऋषिकेश योग नगरी के सामने से 4-5 दुकानों से हमने अतिक्रमण हटाया है। आज वन विभाग की टीम सुबह ऋषिकेश योग नगरी के सामने गश्त के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे दुकानदारों ने दुकानें अपनी आगे बढ़ा रखी है। तो मौके पे जाके हमने उनकी पन्नियाँ सब हटा के अतिक्रमण हटाया गया है। भविष्य में कहीं सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत कार्रवाई की। लालकुआं रेल संरक्षा आयुक्त ने भोजीपुरा से लालकुआं खंड का विद्युतीकरण रेल लाइन का निरीक्षण करने के बाद देर रात गति परीक्षण भी किया, जिसका नारियल फूटकर विधिवत शुभारंभ किया गया। इस दौरान इलेक्ट्रिक इंजन को भव्य रूप से सजाया गया था। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के भोजीपुरा लालकुआं रेल खंड का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका रेल सुरक्षा आयुक्त मोहम्मद लतीफ खान ने नव विद्युतीकृत भोजीपुरा लालकुआं रेलखंड का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष पंत सहित मंडल के तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। ये आज जो है भोजीपुरा से लेकर लालकुआं तक जो अभी ये विद्युतीकरण का काम चल रहा है, इसका जो है सीआरएस साहब ने इसका पूरा निरीक्षण किया है और अभी हम यहाँ पर आए हैं। इसके बाद स्पीड ट्रायल होगा। उसके बाद साहब का जब ऑथराइजेशन आता है तो ऑथराइजेशन में जो भी शर्तें दी जाती हैं उसे करने की, फिर हम उसको पूरा करते हैं। वो रामपुर वाले का टारगेट भी, हमारा टारगेट तो इसी साल मतलब मार्च तक करने का है। तो वो जब होगा वो तो उसके बाद फिर यही प्रोसेस दोबारा से होगी, फिर सीआरएस इंस्पेक्शन होगा, फिर वो देंगे। फिलहाल इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि जब ये हो जाएगा पूरा, जब सारी कंडीशंस उनकी पूरी हो जाएंगी, उसके बाद फिर ये बात आएगी कि गाड़ी चलनी है, कौन सी चलनी है और कब चलनी है। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि देखिए ऊपर 25 kV की जो है वो विद्युत धारा बह रही है, जो बहुत जो है किसी की भी जो है वो घातक है। कभी कोई आदमी उसके पास ना आए, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, जो अभी ये इतनी स्पीड बढ़ेंगी गाड़ियों की, आज भी बढ़ेंगी, तो उससे जो भी हमारे जो लोग ट्रेसपासिंग करते हैं या जो लोग ट्रैक पर आ जाते हैं, बैठने के लिए आते हैं या लेवल क्रॉसिंग पर जो क्रॉस करना चाहते हैं, पूरी सावधानी को देख लें साहब। ये अब स्पीड जितना वो पहले सोचते थे उससे ज़्यादा है,
तो ये मेरा आप सबसे के माध्यम से यही अनुरोध है सबसे कि दूर रहें, ट्रैक से दूर रहें। और देखिए अभी जब तक ट्रेन ही नहीं अभी डिसाइडेड है तो ये स्पीड क्या होगी हम देखेंगे, हम तो करेंगे। ये जब विद्युत कर दिया है, इसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया तो गाड़ी भी चलाएंगे, तभी तो फायदा है। ठीक है, बस ये है कि पहले से ज़्यादा तेज जाएंगी गाड़ियाँ। उत्तराखंड के बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में किसानों ने गन्ना आयुक्त के साथ बैठक की। इस दौरान किसानों ने चीनी मिल की समस्याओं को लेकर गन्ना आयुक्त के समक्ष रखा और समस्याओं का समाधान करने की मांग की। बता दें कि बाजपुर की 31 सदस्यीय किसान टीम ने चीनी मिल की दुर्दशा से गन्ना आयुक्त को रूबरू कराते हुए चीनी मिल को दुरुस्त कराने की मांग की। साथ ही भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने चीनी मिल को स्थायी जीएम, बकाया गन्ना भुगतान समेत 6 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा। ये है कि फैक्ट्री तो लुट चुकी है, हम पहले जागना चाहिए था मगर हमें नींद नहीं खुली। अब नींद खुली हमारी किसानों की। हमने एक कमेटी बना दी है 30-35 आदमियों की, 2 उसमें हमने वो बना दिए अध्यक्ष, एक तो हमारे बुल्लर साहब, ये एक बराड़ साहब हैं, 2 अध्यक्ष बना दिए हैं। वो जो भी फैक्ट्री को देखेंगे, जो भी चीज़ ये फैक्ट्री में नई पुर्जा लगाएं, इनके बगैर देखे हुए नहीं लगाएंगे, क्योंकि बिल बना लेते हैं, पुराने बैरंग डाल देते हैं। जी, जो किसान यूनियन के प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं उनके द्वारा टाइम लिया गया था और हमने कहा हम आ रहे हैं आप लोगों के बीच। तो फैक्ट्री में हम जीएम साहब को भी हमने, ये इलेक्शन ड्यूटी में थे उसके बावजूद बुलाया। तो यहाँ पर एक तो इनका कहना है कि यहाँ पर स्थायी जीएम साहब की नियुक्ति हो, तो निश्चित रूप से वो होली के बाद तक स्थायी जीएम आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्च माह में जो है तो स्थायी जीएम मिल जाएंगे। तो फिर जो बोर्ड गठन के संबंध में यहाँ पे है कि सोसाइटी का बोर्ड अलग है और फैक्ट्री का बोर्ड अलग है, तो वो देख लेंगे कि जो बोर्ड में तकनीकी या विधिक समस्या नहीं है, क्योंकि सोसाइटीज़ का मल्टी स्टेट सोसाइटीज़ के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में इश्यू पेंडिंग है। तो सोसाइटी बोर्ड यदि गठित नहीं होता है और फैक्ट्री बोर्ड गठन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने आश्वस्त किया है सभी किसान प्रतिनिधियों को कि हम सेक्रेटरी साहब के माध्यम से समय लेकर के एक इनकी बैठक सेक्रेटरी केन एंड शुगर की अध्यक्षता में कराएंगे। और जो इश्यूज हैं यहाँ पे डिस्टिलरी रनिंग के लिए, जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस आदि के लिए, या बायोमेट्रिक फैक्ट्री चलाने के लिए, या जो करीब 1 लाख से अधिक चीनी पेंडिंग है उससे किसानों का भुगतान के लिए, तो वो सब इश्यूज 1 बाय 1 वहाँ पे सॉल्व हो। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पैथोलॉजी लैब का काला कारोबार सामने आया। दरअसल डॉक्टरों द्वारा लिखे जाने वाले पैथोलॉजी टेस्ट कराने के लिए मरीजों को बाहर की लैब का रास्ता दिखाया जाता है, जिसमें एम्स के ही कुछ कर्मचारियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही। तो वहीं गेट के आसपास मंडराते पैथोलॉजी लैब के एजेंट नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम ब्लड सैंपल कलेक्ट कर इस काम को बड़े ही सुचारू ढंग से चलाने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे थे आप यहाँ? सर मेरा रिपोर्ट लेना आए थे। रिपोर्ट लेने आए थे? एम्स हॉस्पिटल में जॉब करते हो आप? कौन सी लैब के हैं ये? मुझे नहीं पता। कौन से लैब के हो भैया आप? करसना लैब से। यहाँ क्या कर रहे थे? लैब पे काम करता। लैब का काम करते हो आप? इस तरीके से बिजनेस करते हैं आप लोग यहाँ पे आके? नहीं, मैं तो कॉल किया था, बोले कौन, किसने कॉल किया था? अंदर रिपोर्ट नहीं होती है तो बाहर जांच करेंगे। नाम बताया किस, क्या है? अंकुश नाम है। ये आपसे ही मालूम पड़ा है कि गेट के सामने सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से रोड पे तो सैम्पलिंग करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। इस बारे में जो नियम वगैरह है वो आपको सीएमओ या जो स्टेट के वो हैं वो बता सकते हैं। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि हमारे यहाँ से कुछ सैंपल बाहर वो गए हैं, तो हम पता करते हैं कि कौन से सैंपल बाहर जा रहे हैं। हो सकता है कि कोई सैंपल कोई रिएजेंट हमारे यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टेस्ट का ना हो, तो उसके सैंपल वो करें। लेकिन इस तरह से रोड पे किसी को सैंपल देना मैं भी ठीक नहीं। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।